नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। हाँ, और ये एक बहुत ही शानदार विषय है आज के समय में। बिल्कुल। और देखिए, आज का हमारा जो मिशन है ना इस गहरी चर्चा में, वो केवल ये सीखना नहीं है कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर कैसे खोलना है या कौन सा बटन दबाना है। सही बात है, क्योंकि वो तो कोई भी मतलब थोड़ा बहुत देखकर सीख ही लेता है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य है उन महत्वपूर्ण नियमों को समझना जो एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली पीपीटी को एक प्रोफेशनल और प्रभावशाली लेक्चर में बदल देते हैं। बिल्कुल। और आज के इस सूचना से भरे युग में ना केवल जानकारी होना काफी नहीं रह गया है। हाँ, मतलब डेटा तो हर जगह है। बिल्कुल। उस जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करना कि सामने बैठे दर्शक उसे आसानी से समझ सकें, ये एक बहुत बड़ा कौशल बन गया है। एकदम सही कहा आपने। कई बार बहुत अच्छे शिक्षक भी अपनी बात सही से नहीं रख पाते, क्योंकि उनकी स्लाइड दर्शकों को जोड़ने के बजाय उन्हें भ्रमित कर देती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि मास्टर प्रेजेंटर बनने के पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत बिल्कुल स्टेप 1 से करते हैं, ये समझना कि पावर पॉइंट आखिर क्या है और शुरुआत कैसे करें। हाँ, तो मूल रूप से ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य उपयोग लेक्चर या सेमिनार, टीचिंग और रिसर्च प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए होता है। और इसे ओपन करना बहुत ही आसान है। बस कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, पावर पॉइंट सर्च करना है और सामने दिखने वाले ब्लैंक प्रेजेंटेशन विकल्प को सिलेक्ट करना है। बिल्कुल, वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन सच में एक खाली पन्ने की तरह होता है जहां से पूरी नींव रखी जाती है। वो खाली स्क्रीन थोड़ा डरावनी भी लग सकती है शुरू में। हाँ, ये तो है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो यहीं पर स्टेप 2 काम आता है, नई स्लाइड जोड़ना और लेआउट का चयन करना। बिल्कुल। होम टैब से न्यू स्लाइड पर क्लिक करके हम जरूरत के हिसाब से अलग-अलग लेआउट चुन सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए टाइटल स्लाइड या फिर मुख्य जानकारी के लिए टाइटल और कंटेंट लेआउट। या किन्हीं दो चीजों की तुलना करनी हो तो 2 कंटेंट लेआउट। और यहीं पे ना मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पर जोर देना चाहूंगा, जो कि अकादमिक प्रेजेंटेशन की जान है। वो कौन सा नियम है? हर नए टॉपिक के लिए एक अलग स्लाइड का उपयोग करें। ये बहुत ही सख्त नियम है। अच्छा, मतलब सब कुछ एक ही जगह नहीं मिलाना है। बिल्कुल नहीं। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि बार बार स्लाइड बदलने से अच्छा है कि एक ही स्लाइड में सब भर दें। जैसे एक ही जगह कोशिका की संरचना और उसके कार्य दोनों डाल दिए। हाँ, मैंने भी ऐसा कई बार देखा है। और वो स्क्रीन इतनी भरी हुई लगती है कि कुछ समझ नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि जब एक ही स्लाइड में कई विषय मिलते हैं तो दर्शक भ्रमित हो जाते हैं। उनके दिमाग पर कॉग्निटिव लोड बहुत बढ़ जाता है। कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। बिल्कुल। चाहिए कि जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। ये बहुत ही काम का नियम है। अब स्टेप 3 पर आते हैं, जो है कंटेंट लिखने का सही तरीका। जब स्लाइड का लेआउट तय हो गया तो उसमें क्या लिखें और क्या ना लिखें, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। टाइटल और कंटेंट लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, जैसे कि टाइटल बॉक्स में हमेशा टॉपिक का स्पष्ट नाम होना चाहिए और कंटेंट बॉक्स में केवल महत्वपूर्ण पॉइंट्स या कोई परिभाषा, डायग्राम का स्पष्टीकरण और डेटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, पूरी की पूरी किताब स्लाइड पर छाप देते हैं। यही तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। पीजी लेवल या किसी अच्छी टीचर की पीपीटी में लंबे पैराग्राफ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, लंबे वाक्यों की जगह बुलेट पॉइंट्स का उपयोग होना चाहिए। क्योंकि अगर स्लाइड पर पूरा पैराग्राफ लिखा है तो दर्शक स्वाभाविक रूप से उसे पढ़ने लगेंगे, और जब वो पढ़ रहे होंगे तो वो प्रेजेंटर को सुनना बंद कर देंगे। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। अगर स्क्रीन पर ही सब लिखा है तो फिर प्रेजेंटर की क्या जरूरत है? बिल्कुल। इसीलिए एक सुनहरा नियम बनाया गया है कि एक स्लाइड में केवल 5 से 6 पॉइंट्स ही होने चाहिए। सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स? हाँ, और इसके साथ ही 1 आइडिया पर स्लाइड का नियम भी है। मतलब एक स्लाइड में केवल एक विचार? बिल्कुल, एक स्लाइड एक विचार। ये दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बहुत खूब। अब जब हमारा कंटेंट अनुशासित हो गया है तो स्टेप 4 और 5 की तरफ बढ़ते हैं, डिजाइन, दृश्य और स्पष्टता। डिजाइन का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हाँ, डिजाइन टैब में जाकर हम थीम चुन सकते हैं, जिससे कलर्स और फॉन्ट्स ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में तो इतने सारे रंग बिरंगे डिजाइन होते हैं। यहीं पर जाल है। लोग उसे बहुत फैंसी बनाने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। अकादमिक प्रस्तुति का रहस्य यह है कि सिंपल थीम बेस्ट होता है। सादगी ही सबसे अच्छी है। हल्के पीले बैकग्राउंड पर काले रंग के अक्षर। एकदम सही।
क्योंकि जब ये किसी बड़े हॉल में प्रोजेक्टर पर दिखता है तो गहरे रंग के बैकग्राउंड रोशनी सोख लेते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। और फॉन्ट साइज का भी तो एक नियम है ना? हाँ, फॉन्ट साइज कम से कम 24 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 24 या उससे ज्यादा? हाँ, ताकि आखिरी पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को भी सब साफ साफ दिखाई दे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। अब स्टेप 5 में हम विजुअल्स की बात करते हैं जो इंसर्ट टैब से जोड़े जाते हैं। विजुअल्स तो प्रेजेंटेशन की आत्मा होते हैं। बिल्कुल। इंसर्ट टैब में जाकर पिक्चर्स से इमेज जोड़ सकते हैं, शेप से डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट से ग्राफ और स्मार्ट आर्ट से फ्लो चार्ट्स जोड़ सकते हैं। और यहाँ मैं विशेष रूप से बायोलॉजी या टीचिंग पीपीटी के लिए एक बात कहना चाहूंगा। जी बताइए। बायोलॉजी में डायग्राम जरूर ऐड करें। विज्ञान को केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। हाँ, डीएनए का स्ट्रक्चर हो या कोई और जटिल प्रक्रिया बिना चित्र के समझना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, डायग्राम प्लस कीवर्ड्स। डायग्राम प्लस कीवर्ड्स मतलब चित्र के साथ केवल मुख्य शब्द? बिल्कुल। डायग्राम के बगल में लंबा पैराग्राफ लिखने के बजाय केवल मुख्य शब्द लिखें। जब दर्शक चित्र देखते हैं और उन कीवर्ड्स के साथ प्रेजेंटर की आवाज सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक दृश्य मानचित्र बन जाता है और वो जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। बिल्कुल। अब हमारी स्लाइड सुंदर और स्पष्ट हो गई है। अब प्रेजेंटेशन को जीवंत बनाने के लिए स्टेप 6 और 7 की तरफ चलते हैं, एनिमेशन और ट्रांजिशन। इन दोनों में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एनिमेशन टैब का उपयोग स्लाइड के अंदर के टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे किसी टेक्स्ट का अपीयर होना या फेड होकर आना। और ट्रांजिशन टैब का उपयोग तब होता है जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। मतलब दो स्लाइड्स के बीच का मूवमेंट इफेक्ट, जैसे पुश या मॉर्फ इफेक्ट। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरी एक चेतावनी है, एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। किस बारे में? ओवर एनिमेशन अवॉइड करें। हाँ, मैंने देखा है कि कुछ लोग हर शब्द को नचाते हुए या घुमाते हुए स्क्रीन पर लाते हैं। वो बहुत ही अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो, कोई गंभीर लेक्चर नहीं। बहुत अधिक एनिमेशन से ध्यान सिर्फ भटकता है। तो एनिमेशन का उपयोग बहुत ही सीमित और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब जब पीपीटी पूरी तरह तैयार है तो स्टेप 8 आता है, स्लाइड शो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है मूल्यांकन के लिए। हाँ, प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में देखने के लिए हम स्लाइड शो टैब में जाकर फ्रॉम बिगिनिंग सिलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड पर सीधे F5 दबा सकते हैं। ये फुल स्क्रीन मोड सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रेजेंटर के लिए एक ड्रेस रिहर्सल है। हाँ, ताकि वो देख सके कि क्या फॉन्ट साइज सही है या कॉन्ट्रास्ट आंखों को चुभ तो नहीं रहा। बिल्कुल। एडिटिंग मोड में कई बार गलतियां छिप जाती हैं जो फुल स्क्रीन में साफ दिखती हैं। और इस रिहर्सल के बाद सबसे अहम और आखिरी स्टेप आता है, स्टेप 9, फाइल को सुरक्षित करना और साझा करना। ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारी मेहनत इसी पर टिकी है। फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज के माध्यम से हम लोकेशन चुनकर फाइल को सेव कर सकते हैं। और हाँ, काम करते समय Ctrl+S दबाने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल, वरना कंप्यूटर बंद होने पर सब डिलीट हो सकता है। लेकिन यहाँ सेव करते समय 2 फॉर्मेट्स का विकल्प आता है, PPTX और PDF। इनमें क्या अंतर है? ये समझना बहुत जरूरी है। PPTX एक एडिटेबल फॉर्मेट है, मतलब अगर भविष्य में फाइल में कोई बदलाव करना है, कोई नई जानकारी जोड़नी है, तो उसे PPTX में ही सेव करना चाहिए। और PDF का उपयोग कब करना चाहिए? जब फाइल किसी के साथ साझा करनी हो। PDF फॉर्मेट सबसे सुरक्षित है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब हम PPTX फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में खोलते हैं तो कई बार फॉन्ट्स बदल जाते हैं और पूरा लेआउट बिगड़ जाता है। शब्द बॉक्स के बाहर निकल जाते हैं। हाँ, ये लेआउट बिगड़ने की समस्या तो बहुत आम है। इसी से बचने के लिए PDF का उपयोग होता है। PDF हर स्लाइड को एक तस्वीर की तरह लॉक कर देता है, जिससे किसी भी डिवाइस पर लेआउट नहीं बिगड़ता। तो शेयर करने के लिए PDF और एडिट करने के लिए PPTX। ये बहुत ही स्पष्ट नियम है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो विद्यार्थियों के लिए एक अंतिम विचार है मेरे पास। जी बिल्कुल, साझा करें। देखिए, सॉफ्टवेयर केवल एक उपकरण है। असली कला यह है कि आप अपने विचारों को कितना स्पष्ट और संक्षिप्त रख सकते हैं। जब कोई 1 आइडिया पर स्लाइड जैसे नियमों का पालन करता है तो वह केवल एक स्लाइड नहीं बना रहा होता, बल्कि वो अपने सोचने के तरीके को भी व्यवस्थित कर रहा होता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार और गहरा विचार है। अंत में हमारी स्पष्ट सोच ही सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन टूल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से एक प्रभावशाली PPT बनाने के सारे नियम अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।